अब देखो लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे किसकी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो वहां पे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट किया था फॉर द पार्टिकल्स, और दूसरा हमने कैलकुलेट किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में हमने रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था, रिंग का कैलकुलेट किया था, डिस्क का कैलकुलेट किया था, स्फेयर का कैलकुलेट किया था, हॉलो स्फेयर का कैलकुलेट किया था। तो मैंने बोला था कि वो सब रिजल्ट हमें याद रखने हैं, ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट है। लेकिन जब भी हम कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। और हर केस में इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंटीग्रेशन से मेथड लेंथी हो जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे दो थ्योरम की, और उन थ्योरम को यूज करके हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो हम थ्योरम की बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अच्छा, कुछ पॉइंट्स लिख लो वहां पे। सबसे पहले जब भी हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात करेंगे पैरेलल अब मैंने क्या बोला है, जब भी हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात करेंगे तो इस थ्योरम में हम बात कर रहे हैं कितनी एक्सिस की, दो एक्सिस की बात कर रहे हैं। ये थ्योरम कब एप्लीकेबल होगी, ये थ्योरम एप्लीकेबल होगी जब वहां पे हम बात कर रहे होंगे दो एक्सिस की। अच्छा, जिन दो एक्सिस की बात कर रहे हैं वो दोनों एक्सिस वहां पे एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। तो अब हम बात कर रहे हैं यहां पे दो एक्सिस की, जिन दो एक्सिस की हम बात कर रहे हैं दोनों एक्सिस वहां पे पैरेलल होनी चाहिए। लेकिन जिन दो एक्सिस की बात कर रहे हैं उनमें से एक एक्सिस एटलीस्ट पास करनी चाहिए सेंटर ऑफ मास से। वन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, वन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। क्लियर ना पे? तो मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, मैं यहां पे बोल रहा हूं कि जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ये थ्योरम एप्लीकेबल है जब हमारे पास दो एक्सिस होगी। जिन दो एक्सिस की बात कर रहे हैं दोनों एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए, लेकिन इनमें से एक एक्सिस एटलीस्ट कहां से पास करने चाहिए, सेंटर ऑफ मास से पास करनी चाहिए। अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं यहां पे कि इस तरह से हमारे पास कोई एक रिजिड बॉडी है, इस तरह से यहां पे हमारे पास क्या है, कोई एक रिजिड बॉडी है, यहां पे एक एक्सिस है, ये मान लो ये तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है, और यहां पे एक पॉइंट ए है, और हमें इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है किसके अबाउट पॉइंट ए, और ये एक्सिस है। अब मुझे अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो हम यहां पे दो एक्सिस की बात करेंगे। अब इमेजिन करो कि एक एक्सिस पास कर रही है सेंटर ऑफ मास से और एक एक्सिस पास कर रही है ए से। बताओ ये दोनों एक्सिस कैसी हैं, ये दोनों एक्सिस पैरेलल है। तो जो भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम है वो क्या डिफाइन करती है, वो डिफाइन करती है यहां पे कि अगर हमारे पास दो एक्सिस हैं, अगर हमारे पास दो एक्सिस हैं और ये दोनों ही एक्सिस हमारी क्या है, पैरेलल है, तो ए पॉइंट के अबाउट, ए एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो तुम्हारा होगा वहां पे ICM प्लस m इंटू डी स्क्वायर। अब ICM क्या है, ICM यहां पे इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ए वहां पे क्या है, ए वहां पे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो IA किसके बराबर होगा, IA हो जाएगा ICM प्लस m डी स्क्वायर। m वहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, m रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी बॉडी का मास, और d रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो भी थ्योरम है, थ्योरम क्या डिफाइन कर रही है, थ्योरम डिफाइन कर रही है कि अगर हमारे पास दो एक्सिस हैं
और दोनों एक्सिस मेरी पैरेलल है, तो जो दूसरी एक्सिस होगी ए, जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है ICM प्लस वहां पे क्या हो गया m इंटू डी स्क्वायर। तो जो स्टेटमेंट आएगा वो आएगा I इक्वल्स टू ICM प्लस m इंटू क्या हो गया डी स्क्वायर। तो ये तुम्हारा वहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का क्या है स्टेटमेंट है। अब अगले स्टेप में हम बात करेंगे इसके प्रूफ की। तो देखो अब मैं यहां पे डिफाइन कर रहा हूं एक रिजिड बॉडी, ये हमारी यहां पे हो गई एक रिजिड बॉडी हो गई, ये है तुम्हारी एक्सिस, तो यहां पे हम शो कर रहे हैं एक्स एक्सिस, यहां पे हम शो कर रहे हैं वाई एक्सिस। अच्छा, अब यहां कहीं इसका सेंटर ऑफ मास रहा होगा, तो यहां कहीं शो करो इसका सेंटर ऑफ मास। अब जो भी सेंटर ऑफ मास है उसका वहां पे कुछ कोऑर्डिनेट रहा होगा, तो यहां पे इसका कोऑर्डिनेट है XCM कॉमा YCM, तो ये डिस्टेंस XCM है, ये डिस्टेंस YCM है। अच्छा, एक्सिस कौन सी हम ले रहे हैं, एक्सिस ले रहे हैं Z एक्सिस, तो ये सेंटर ऑफ मास है और यहां से क्या हो रही है एक एक्सिस पास कर रही है। फिर यहां पे हमारे पास एक पॉइंट और है, और इस पॉइंट के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है कैलकुलेट करना है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। अच्छा, अब ये डिस्टेंस गिवन है यहां पे, ये डिस्टेंस दिया है वहां पे A, और ये डिस्टेंस दिया है वहां पे B। बताओ ये डिस्टेंस अगर A है, ये डिस्टेंस B है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो हो जाएगा XCM प्लस A, और यहां पे हो जाएगा YCM प्लस B। तो यहां से होगा XCM प्लस A, यहां से हो जाएगा YCM प्लस B, ये हो गया इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है I है, और रिजल्ट को अब हमें क्या करना है प्रूफ करना है। तो सबसे पहले यहां कहीं एक पार्टिकल मार्क करो M1, और मान लो इसका कोऑर्डिनेट है X1 Y1। अच्छा, अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि इस पार्टिकल का इस पॉइंट के इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो बताओ तुम क्या बोलोगे, तो तुम बोलोगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, बताओ वो कैसे आएगा वहां पे। तो देखो ये तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है, ये पार्टिकल है, इसका कोऑर्डिनेट X1 Y1 है। अब यहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, ये रिजल्ट हो जाएगा X1 माइनस XCM, ये पूरा डिस्टेंस X1, ये डिस्टेंस XCM, तो ये जाएगा X1 माइनस XCM, और ये जो रिजल्ट रहेगा ये रिजल्ट हो जाएगा Y1 माइनस क्या हो गया YCM। तो इन दोनों के बीच का इस पार्टिकल का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, तो रिजल्ट हो जाएगा M1 इंटू R स्क्वायर, तो R स्क्वायर वहां पे हो जाएगा M1 X1 माइनस XCM का होल स्क्वायर प्लस Y1 माइनस YCM का होल स्क्वायर। देखो है कि नहीं वहां पे, ये जो डिस्टेंस रहेगा, ये डिस्टेंस अगर D है या जो भी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर वहां पे क्या है L है, तो फॉर्मूला था I का M1 इंटू L स्क्वायर, L का मतलब हो जाएगा अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देखो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा वहां पे। अब ध्यान है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमने किसका कैलकुलेट किया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट किया एक पार्टिकल का। अब ऐसे तो बताओ यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे कि नहीं होंगे, M2 M3, तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, बताओ उसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ MI। I की वैल्यू वेरी करेगी 1 से लेके n तक। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा XI माइनस XCM का होल स्क्वायर प्लस YI माइनस YCM का होल स्क्वायर।
देखो ऐसा रिजल्ट लिख सकते हैं वहां पे, समेशन ऑफ एम आई ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स आई माइनस एक्सीएम का होल स्क्वायर प्लस वाई आई माइनस वाईसीएम का होल स्क्वायर वहां पे, क्योंकि अगली जो टर्म आएगी वो आएगी m2 x2 माइनस एक्सीएम का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाईसीएम का होल स्क्वायर। तो यहां से हमें मिल गया सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मान लो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलो A, ये हो गया सेंटर ऑफ मास। अब मुझे अगर A पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो मैं लिखूंगा m1। अब वहां पे क्या लिखोगे, वहां पे लिखोगे x1, ये डिस्टेंस पूरा x1 है, x1 से क्या माइनस करोगे, माइनस xcm माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस ycm माइनस b का होल स्क्वायर। देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है वहां पे, x1 में से ये डिस्टेंस पूरा वहां पे सब्ट्रैक्ट कर दो, हमें ये डिस्टेंस निकालना है वहां पे। तो देखो ये बन रहा ही नहीं बन रहा है, x1 माइनस एक्सीएम माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा y1 माइनस ycm माइनस b का क्या हो गया, होल स्क्वायर, y1 माइनस ycm माइनस b का होल स्क्वायर। अच्छा, सभी पार्टिकल की अगर बात करें, सभी पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हो जाएगा समेशन ऑफ mi, फिर यहां पे हो जाएगा xi माइनस xcm माइनस a का होल स्क्वायर प्लस yi माइनस ycm माइनस b का होल स्क्वायर। देखो है कि नहीं वहां पे। तो अब हमने क्या कैलकुलेट किया है, अब हमने यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया है, किसके अबाउट, पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट, पूरी बॉडी का किसके अबाउट, ए के अबाउट। अच्छा, पूरी बॉडी का ए के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हमने बोला है IA की वैल्यू क्या हो जाएगी, IA की वैल्यू हो जाएगी समेशन ऑफ mi। अच्छा, अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं xi माइनस xcm प्लस a का होल स्क्वायर देखो है कि नहीं है, प्लस, एक मिनट रुको, ऐसा कर देते हैं वहां पे, xi माइनस xcm प्लस a का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा वहां पे yi माइनस ycm प्लस b का होल स्क्वायर। देखो इस तरह से लिख सकते हैं वहां पे। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो चेक करो, ए के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, समेशन ऑफ mi। यहां पे क्या होगा, xi का स्क्वायर प्लस xcm प्लस a का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ, अच्छा इसको ऐसे नहीं ब्रेक करो वहां पे, इसको इस तरह से लिखो वहां पे जरा, क्योंकि हमें इसको रिलेट करना है किससे, ICM से। तो अब क्या करो, जो भी ए पॉइंट है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है वो आ रहा है समेशन ऑफ mi, है ना, ये आ रहा है xi माइनस xcm माइनस a का होल स्क्वायर प्लस हो रहा है वहां पे yi माइनस ycm माइनस b का होल स्क्वायर। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगले स्टेप में इस पूरे को मानो एक टर्म और इसको मानो दूसरी टर्म और इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो जरा। अच्छा, अब जब होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा IA, ये हो जाएगा समेशन ऑफ mi, ये हो जाएगा xi माइनस xcm का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a इंटू xi माइनस xcm। देखो है कि नहीं वहां पे, प्लस समेशन ऑफ mi तो बाहर निकाल लो,
यहां पे एक्सपांड करोगे तो ये हो जाएगा वहां पे वाई आई माइनस वाई सी एम का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ वाई आई माइनस वाई सी एम इंटू बी। देखो इतना रिजल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब अगले स्टेप में रिजल्ट क्या बन जाएगा? अगले स्टेप में रिजल्ट बन जाएगा आई ए समेशन ऑफ, अच्छा समेशन ऑफ एम आई को अंदर लेके जाओ तो देखो पहले लिखो वहां पे समेशन ऑफ एम आई एक्स आई माइनस एक्सीएम का होल स्क्वायर प्लस वाई आई माइनस वाई सी एम का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एम आई, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एम आई, यहां पे क्या हो जाएगा माइनस 2a, माइनस साइन बाहर निकाल लेते हैं, माइनस, तो ये हो जाएगा 2a एक्स आई माइनस एक्सीएम प्लस 2b वाई आई माइनस वाई सी एम। देखो है कि नहीं है वहां पे इतना? अच्छा सबसे पहले देखो वहां पे इस टर्म को देखो जरा, आई ए, ये बताओ टर्म क्या होगी? समेशन ऑफ एम आई, समेशन ऑफ एम आई एक्स आई माइनस एक्सीएम का होल स्क्वायर प्लस वाई आई माइनस वाई सी एम का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आई सी एम प्लस समेशन ऑफ एम आई का मतलब क्या हो गया? समेशन ऑफ एम आई का मतलब हो गया टोटल मास एम। अच्छा अब चेक करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? तो ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बी है और दोनों एक्सिस के बीच का मान लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, तो चेक करो डी की वैल्यू यही है कि नहीं है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वहां पे क्या हो गया? डी स्क्वायर माइनस, अच्छा अब क्या चीज बाहर निकाल सकते हैं? तो यहां पे अंदर जाओगे तो माइनस 2a समेशन ऑफ एम आई एक्स आई माइनस एक्सीएम, यहां पे जाओगे तो माइनस 2b समेशन ऑफ एम आई वाई आई माइनस वाई सी एम। देखो है कि नहीं है वहां पे इतना? अच्छा इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आई ए इक्वल्स टू हो जाएगा आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर माइनस 2a। अच्छा अब इसको अंदर लेके जाओ तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ एम आई इंटू एक्स आई माइनस समेशन ऑफ एम आई इंटू एक्सीएम, यहां पे हो जाएगा माइनस 2b समेशन ऑफ एम आई इंटू वाई आई माइनस समेशन ऑफ एम आई इंटू वाई सी एम। देखो है कि नहीं वहां पे? अच्छा हमने ये रिजल्ट पढ़ा था वहां पे कि जो भी सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो होता है समेशन ऑफ एम आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई। सिमिलरली सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट होता है वो होता है समेशन ऑफ एम आई इंटू वाई आई अपॉन होता है समेशन ऑफ एम आई। तो बताओ यहां पे समेशन ऑफ एम आई इंटू एक्स सी एम किसके बराबर होगा? समेशन ऑफ एम आई इंटू एक्स आई, तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। सिमिलरली समेशन ऑफ एम आई इंटू वाई सी एम किसके बराबर? समेशन ऑफ एम आई वाई आई, तो ये टर्म भी क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो प्रूफ जो आता है वो रिजल्ट आता है कि ए पॉइंट के अबाउट अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हो जाएगा वहां पे कितना? आई सी एम प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। देखो है कि नहीं वहां पे? तो ये हमारी थ्योरम है और इस थ्योरम को अगर यूज करोगे तो हम इजिली मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहां पे क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं वहां पे। तो जो भी रिजल्ट आ रहा है आई ए इक्वल्स टू आई सी एम प्लस वहां पे क्या हो गया? एम इंटू डी स्क्वायर। अब देखो वहां पे जरा इसका यूज इस थ्योरम का।
अब जैसे देखो हमने एक रिजल्ट वहां पे डिराइव किया था कि मान लो हमारे पास एक रॉड है और अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि इस रॉड का एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। अगर हमारे पास एक रॉड है और मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि इस रॉड का एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो वहां पे क्या करो, एक और एक्सिस इमेजिन करो और ये एक्सिस पास कर रही है कहां से, इसके सेंटर ऑफ मास से, और हमें मालूम है सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया था कितना, ml²/12। अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि यहां पे दो एक्सिस है, दोनों एक्सिस पैरेलल है और हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो आई की वैल्यू क्या होगी, ICM + m इंटू डी स्क्वायर। बताओ दोनों के बीच का डिस्टेंस L/2 है कि नहीं है वहां पे, तो अगले स्टेप में हो जाएगा ICM हो गया वहां पे ml²/12 प्लस m इंटू L²/4। अब बताओ इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो जो भी रिजल्ट है यहां पे 12, यहां पे 4, देखो एक नहीं यहां पे, तो रिजल्ट हो जाएगा वहां पे 16 ml²/48, तो रिजल्ट हो जाएगा ml²/3। देखो यही था नहीं था वहां पे। तो अगर हमारे पास कोई रॉड है और रॉड एंड के अबाउट रोटेट कर रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वहां पे ml²/3। फिर देखो वहां पे मान लो हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, हमारे पास यहां पे एक सॉलिड स्फीयर है और ये जो सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर का हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। अब ध्यान है ये एक्सिस मेरी कौन सी है, टेंजेंट है, तो हमें बताना है कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। तो हम क्या करेंगे, एक और एक्सिस इमेजिन करेंगे जो पास कर रही होगी इसके सेंटर ऑफ मास से, और हमें मालूम है सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया था 2/5 mr²। अब मुझे अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो वो हो जाएगा ICM + m इंटू डी कितना है, r, तो ये हो जाएगा mr²। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की वैल्यू हो जाएगी ICM + mr², दैट इज 7/5 mr²। देखो है कि नहीं है वहां पे। तो ये हमारा रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था और ये हमारा वहां पे किसका था, ये था हमारा वहां पे एक सॉलिड स्फीयर का, किसके अबाउट, टेंजेंट के अबाउट। अब मान लो हमारे पास एक H लेटर है जो 3 रॉड से मिलकर बना है, हमारे पास एक H लेटर है और ये जो H लेटर है, ये H लेटर 3 रॉड से मिलके बना है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं 3 रॉड की, ईच रॉड का मास m है, लेंथ कितनी है, l है। अब मुझे बताना है कि ये अगर H लेटर, ये अगर H लेटर अपनी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना। तो अगर मुझे इस H लेटर का इस एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले इस रॉड को देखो, बताओ इस रॉड के सभी पार्टिकल एक्सिस पे हैं कि नहीं, और ध्यान है ये एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से भी पास कर रही है। अब इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, 0। इतना समझ में नहीं समझ में आया। ये जो फर्स्ट रॉड है इसके सभी पार्टिकल एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट रॉड का अपनी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। जो सेकंड रॉड है, सेकंड रॉड एंड के अबाउट रोटेट कर रही है और एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3। जो सेकंड रॉड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एंड के अबाउट ml²/3 प्लस। अब बताओ जो थर्ड रॉड होगी
तो थर्ड रॉड के लिए एक और एक्सिस इमेजिन करो जो कहां से पास कर रही है, इसके सेंटर ऑफ मास से। यहां पे एक और एक्सिस इमेजिन करो, ये एक्सिस पास कर रही है सेंटर ऑफ मास से, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि पूरा मास एक्सिस पे। बताओ, ये एक्सिस और ये एक्सिस पैरेलल है, तो अगर हमें इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है? ICM प्लस m इंटू डी स्क्वायर। तो जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आता है ml स्क्वायर बाय 3 प्लस ml स्क्वायर, तो I जो रहता है वो होता है 4ml स्क्वायर बाय 3। क्लियर? तो यहां पे जो H लेटर है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है 4ml स्क्वायर बाय 3, लेकिन क्यों कैलकुलेट कर पा रहे हैं? क्योंकि हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना आता है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल लिखो वहां पे। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग क्या ले रहे हैं? टी सेक्शन ले रहे हैं। नेक्स्ट यहां पे हम क्या बोल रहे हैं? टी सेक्शन है जो दो रॉड से मिलके बना है। हमारे पास एक टी सेक्शन है जो दो रॉड से मिलके बना है। तो यहां पे दो रॉड्स हैं, हर रॉड का मास m है, लेंथ कितनी है? L है। और ये जो टी सेक्शन है, ये टी सेक्शन अपनी इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। और हमें बताना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। तो अगर इस टी सेक्शन का हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करोगे? ये जो रॉड है, ये रॉड तो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही है, तो ml स्क्वायर बाय 12। दूसरी रॉड एंड के अबाउट रोटेट कर रही है, तो ml स्क्वायर बाय 3। अब चेक कर लो I की वैल्यू क्या होगी। यहां पे 1 4, तो ये हो जाएगा 5 ml स्क्वायर बाय 12। देखो इतना आएगा कि नहीं आएगा? तो जो भी टी सेक्शन है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 12। फिर देखो हमारे पास एक रॉड है, रॉड का मास m है, लेंथ कितनी है? 2r है। और इस रॉड के एंड पे हमने एक सॉलिड स्फेयर को लाके क्या कर दिया? वेल्ड कर दिया। तो ये है सॉलिड स्फेयर, इसका मास m है, इसका रेडियस r है। तो यहां पे एक रॉड है, रॉड से हमने एक सॉलिड स्फेयर को लाके क्या कर दिया है? वेल्ड कर दिया है। अब बताना क्या है? बताना है यहां पे कि ये जो रिजिड सेक्शन है इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। अब कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले रॉड को लो, तो रॉड का एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? m इंटू L स्क्वायर बाय 3। रॉड अगर एंड के अबाउट रोटेट करती है तो फॉर्मूला था ml स्क्वायर बाय 3, तो ये हो जाएगा m इंटू 2r का स्क्वायर बाय 3 प्लस। अब इस स्फेयर का इसके अबाउट कैसे कैलकुलेट करें? तो यहां पे एक एक्सिस इमेजिन करो जो पास कर रही है किसके? सेंटर ऑफ मास से। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो इसके अबाउट होगा 2/5 mr स्क्वायर। अब इसका हमें इसके अबाउट चाहिए तो प्लस हो जाएगा m। दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 3r, तो m इंटू 3r का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। फिर मान लो हमारे पास 4 रॉड है और 4 रॉड को इस तरह से लाके वेल्ड किया गया है। तो यहां पे इस तरह से 4 रॉड हैं और इन चारों रॉडों को हम इस तरह से लाके वहां पे वेल्ड कर रहे हैं। ये एंगल दिया है 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, और यहां पे जो एक और रॉड आ रही है यहां पे वो भी 90। तो ये सभी हमारी वहां पे क्या है? रॉड है वहां पे। अच्छा, ये सब परपेंडिकुलर है।
टोटल कितनी रॉड की बात कर रहा है? टोटल यहां पे 4 रॉड्स हैं, ईच रॉड का मास m है, ईच रॉड की लेंथ वहां पे क्या है? l है। हमें बताना है कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम अगर इस एंड के अबाउट रोटेट करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? इसके अबाउट। तब चेक करना इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पहले इन दोनों रॉड का, ये दोनों रॉड एंड के अबाउट रोटेट कर रही हैं, तो ml²/3 इंटू 2। देखो है कि नहीं है? ये दोनों एंड के अबाउट रोटेट कर रही हैं, तो ml²/3 इंटू क्या कर दिया? 2 प्लस। अब चेक करो इस रॉड का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये तुम्हारी एक्सिस है। अब यहां पे एक और एक्सिस इमेजिन करो जो कहां से पास कर रही है? सेंटर ऑफ मास से। बताओ ये एक्सिस और ये एक्सिस पैरेलल है कि नहीं है? अच्छा, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? तो ये l है, ये l/2 है, तो ये डिस्टेंस अगर d है तो d की वैल्यू हो जाएगी √l² प्लस l²/4, तो d की वैल्यू हो जाएगी l √5/2। 5l²/4 तो √5l/2। तो यहां पे इस रॉड का पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें, ml²/12। ये हो गया ml²/12 इसके अबाउट। अब इसको इसके अबाउट ट्रांसफर करना है तो प्लस हो जाएगा m इंटू d², तो ये हो जाएगा 5l²/4। इतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का होगा, तो इसको अब 2 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे? तो इस तरह से यहां पे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज कर रहे हैं तो कैलकुलेशन हमारा वहां पे क्या हो गया है? इजी हो गया। क्लियर? तो आगे हम कुछ केसेस और लेंगे जहां पे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज करना सीखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो नेक्स्ट लिखो वहां पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो एक था पैरेलल एक्सिस थ्योरम और दूसरी जो थ्योरम आती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अच्छा, जब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट लिखो, इट इज एप्लीकेबल फॉर प्लेन लैमिना। हमेशा इस थ्योरम को हम अप्लाई नहीं कर सकते। इस थ्योरम को हम अप्लाई तभी करेंगे जब वहां पे हम बात कर रहे हैं किसके? प्लेन लैमिना की। प्लेन लैमिना का मतलब होता है 2 डायमेंशनल बॉडीज। अगर कोई बॉडी 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल मतलब किसी पर्टिकुलर प्लेन में है, तो अगर किसी पर्टिकुलर प्लेन में बॉडी होगी तभी वहां पे थ्योरम क्या होगी? एप्लीकेबल होगी। अच्छा, इस थ्योरम में हम बात करते हैं कितनी एक्सिस की? हम बात करते हैं 3 एक्सिस की। अच्छा, जिन 3 एक्सिस की बात कर रहे हैं ये तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो जिन 3 एक्सिस की बात कर रहे हैं ये तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अच्छा, अब ये थ्योरम क्या डिफाइन करती है? थ्योरम डिफाइन करती है वहां पे कि अगर हमारे पास 3 एक्सिस हैं और तीनों एक्सिस हमारी कैसी है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो ZZ के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है IXX प्लस IYY। अब ध्यान है, x और y एक्सिस कौन सी लेनी है? तो x एक्सिस IXX और IYY ये वो एक्सिस होगी जो प्लेन में होगी। अगर कोई लैमिनर बॉडी है, अगर कोई लैमिनर बॉडी है तो XX एक्सिस और YY एक्सिस तुम्हारी क्या होगी? प्लेन में होगी। और Z एक्सिस वो कंसीडर करेंगे जो लैमिनर बॉडी पे परपेंडिकुलर होगी।
तो ये थ्योरम क्या डिफाइन करती है? थ्योरम डिफाइन करती है कि परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमेशा किसके बराबर है? वो हमेशा है आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई के। अब जैसे मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास एक लैमिनर बॉडी है, ये एक प्लेन लैमिना है, यानी 2 डायमेंशनल बॉडी है। अब यहां पे हम बोल रहे हैं एक्स एक्सिस, यहां पे हम बोल रहे हैं वाई एक्सिस। तो एक्स और वाई एक्सिस कौन सी होगी? तो ध्यान ना, एक्स और वाई एक्सिस वो होगी जो प्लेन में होगी बॉडी के, और जेड एक्सिस वो होगी जो परपेंडिकुलर होगी। तो ये तुम्हारी वहां पे जेड एक्सिस है। अब यहां कहीं एक पार्टिकल है m1, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1। बताओ इस पार्टिकल का, क्या ना, ये डिस्टेंस y1 है, ये डिस्टेंस x1 है। बताओ इस पार्टिकल का x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? तो तुम बोलोगे इस पार्टिकल का x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 y1 स्क्वायर है। सेकेंड पार्टिकल होगा तो m2 y2 स्क्वायर टिल हो जाएगा mn yn स्क्वायर। देखो है कि नहीं वहां पे? अच्छा, अगर इस पूरी बॉडी का मुझे y के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो अब क्या लिखोगे y के अबाउट? तो y के अबाउट रिजल्ट लिखा जाएगा m1 x1 स्क्वायर प्लस m2 x2 स्क्वायर टिल क्या होगा mn xn स्क्वायर वहां पे। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, आई एक्स एक्स ये हो जाएगा समेशन ऑफ एम आई इंटू वाई आई स्क्वायर। सिमिलरली आई वाई वाई क्या हो जाएगा, आई वाई वाई हो जाएगा समेशन ऑफ एम आई इंटू एक्स आई स्क्वायर वहां पे। अब इन दोनों को ऐड कर दो जरा, बताओ आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा समेशन ऑफ एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। अच्छा, एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर क्या देगा? तो बताओ ये डिस्टेंस अगर x1 है, ये डिस्टेंस y1 है, तो ये जो डिस्टेंस रहेगा d, बताओ ये d डिस्टेंस ही होगा कि नहीं होगा? समेशन ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो d स्क्वायर जो रहेगा वो हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर वहां पर। देखो है कि नहीं वहां पे? या फिर इसको एज इट इज लिखे रहने दो, दोनों को ऐड करेगा पहले, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई ऐड करोगे तो पहला रिजल्ट आएगा m1 x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस m2 x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर टिल हो जाएगा mn, ये हो जाएगा xn स्क्वायर प्लस yn स्क्वायर। अब मैंने क्या बोला, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई m1। अच्छा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर डी स्क्वायर के बराबर है कि नहीं है? और d वहां पे z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो इसको d1 बोलो। तो यहां पे लिखोगे m1 d1 स्क्वायर प्लस m2 d2 स्क्वायर टिल, और ध्यान है m इंटू डी स्क्वायर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी बॉडी का z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई किसके बराबर है? बताओ z के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू डी स्क्वायर होगा, सेकेंड पार्टिकल का m2 इंटू डी2 स्क्वायर होगा। तो आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई किसके बराबर है? ये है तुम्हारा वहां पे किसके? आई जेड जेड के। क्लियर वहां पे? तो इस तरह से हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वहां पे यूज करते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल है? 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए एप्लीकेबल है। ये थ्योरम क्या डिफाइन करती है? थ्योरम डिफाइन करती है कि जेड जेड एक्सिस के अबाउट
जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमेशा किसका सम है, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। एक्स और वाई हमारी वो एक्सिस हैं जो किसमें होगी, जो बॉडी के प्लेन में होगी, और जेड एक्सिस वो कंसीडर करेंगे जो बॉडी के प्लेन पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी वहां पे। अब नेक्स्ट लिखो वहां पे कुछ इसके यूजेस देखो जरा, कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं वहां पे। अब जैसे सबसे पहला केस लो, वहां पे हमारे पास थी एक रिंग, मान लो हमारे पास यहां पे एक रिंग है, रिंग का मास m था, रिंग का रेडियस r था। अब वहां पे याद है इस तरह से हमने कुछ एक्सिस चूज करी थी, ये थी x, ये थी y, और वहां पे याद होगा ये एक्सिस थी तुम्हारी z, और वहां पे याद होगा z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, तो रिंग के केस में निकल के आया था mr स्क्वायर, डिस्क के केस में आया था mr स्क्वायर बाई 2। तो अब मैं तुमसे बोल रहा हूं कि हमारे पास एक रिंग है, हमारे पास एक रिंग है, और रिंग का z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर है। अब कोई जरूरी तो नहीं है कि रिंग हमेशा क्या किसके अबाउट रोटेट करे, परपेंडिकुलर टू प्लेन रोटेट करे। अब ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि जो भी रिंग है, रिंग रोटेट करे अबाउट इट्स डायमीटर। अब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ क्वेश्चन में रिंग किसके अबाउट रोटेट करे, अबाउट इट्स डायमेट्रिकल एक्सिस। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। तो अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करो, आई जेड जेड किसके बराबर, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई के बराबर। तो अगले स्टेप में रिजल्ट आएगा आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई किसके बराबर हो गया, ये हो गया आई जेड जेड के वहां। अच्छा, z के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, तो आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई mr स्क्वायर के बराबर है। अच्छा, अब यूज करो सिमेट्री। सिमेट्री से हम क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा किस पर डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा डिपेंड करता है मास का डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द एक्सिस। अब बताओ ये रिंग x के अबाउट रोटेट करे या फिर ये रिंग रोटेट करे अबाउट y। जो भी हमने रिंग कंसीडर करी है, ये रिंग x के अबाउट रोटेट करे या फिर ये रिंग रोटेट करे किसके अबाउट, y के अबाउट। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसके लिए हम क्या बोलते हैं सिमेट्री से, कि जैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया x के अबाउट होगा वैसा ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट होगा, y के अबाउट होगा। तो आई एक्स एक्स अगर आई वाई वाई के बराबर है तो हम लिखेंगे ट्वाइस ऑफ आई एक्स एक्स। तो डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो आता है mr स्क्वायर बाय 2। देखो है कि नहीं, वहां पे जो भी डायमीटर है, डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो आता है वहां पे कितना, mr स्क्वायर बाय 2। देखो इतना समझ में नहीं समझ में आया वहां पे। अच्छा, मान लो इसी केस में, ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, ये ध्यान रखना है। रिंग अगर डायमीटर के अबाउट रोटेट करेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहां पे लिया जाएगा mr स्क्वायर बाय 2। परपेंडिकुलर टू प्लेन रोटेट करेगी तो mr स्क्वायर। अच्छा, रिंग की जगह अगर डिस्क होता ही, अगर रिंग की जगह यहां पे डिस्क होती तो क्या चेंज आता, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाय 2 परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। तो यहां पे हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 4। यही हमारा x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो x एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा mr स्क्वायर बाय 4, या तो हम बोलते हैं mr स्क्वायर बाय 4 x के अबाउट, और वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा क्या होगा, y के अबाउट हो जाएगा वहां पर, है कि नहीं। तो ये रिजल्ट याद रखना है। रिजल्ट क्या है, कोई भी डिस्क अगर डायमीटर के अबाउट रोटेट करेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mr स्क्वायर बाय 4। फिर नेक्स्ट रिजल्ट लिखो वहां पे,
फिर देखो वहां पे नेक्स्ट हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है, ये है हमारी स्क्वायर प्लेट। अच्छा, अब ये जो स्क्वायर प्लेट है, मान लो इस स्क्वायर प्लेट की मास m है, साइड की लेंथ l है। हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है जिसका मास m है, साइड की लेंथ कितनी है, l है। अच्छा, वहां पे हम लोग ये पहले ही डिस्कस कर चुके थे वहां पे कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है और ये स्क्वायर प्लेट अगर रोटेट करती है या तो इस एक्सिस के अबाउट या फिर इस एक्सिस के अबाउट, बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था। तो वहां पे याद होगा, अगर इसको मैंने एक्स एक्सिस बोला है और इसको मैं बोल रहा हूं वाई, तो एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया था ml²/12। इस तरह से वहां पे नंबर ऑफ रॉड्स ली थी। सिमिलरली y के अबाउट अगर जाओगे तो वो हो जाएगा ml²/12। अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि यही स्क्वायर प्लेट, ये स्क्वायर प्लेट रोटेट कर रही है परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास कर रही लेकिन परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो ये एक्सिस को अगर मैंने z बोल दिया तो हमें z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसे ध्यान रखना है, जब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात करते हैं तो वहां पे दो एक्सिस होती है और उनमें से एक एक्सिस पास करती है सेंटर ऑफ मास से। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की, तो इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करनी ही चाहिए। एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर भी सकती है, एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास नहीं भी कर सकती है। अब यहां पे अगर हमने अप्लाई की परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो z एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा Ixx प्लस Iyy, तो ये हो जाएगा ml²/6। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में यहां पे इस डायग्राम में कुछ एक्सिस शो कर रहा है, इस तरह से यहां पे एक्सिस शो कर रहा है 1 1, यहां पे एक्सिस शो कर रहा है 2 2, यहां पे 3 3, फोर 4। अच्छा, हमें यह मालूम है कि अगर इसके परपेंडिकुलर लोगे, अगर इसके परपेंडिकुलर अगर ये एक्सिस लोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा कितना आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 आएगा, उसकी वैल्यू होगी ml²/6। तो I0 क्या है, तो I0 वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसके अबाउट, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। अब 4 ऑप्शन दिए, पहला ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया है I1 प्लस I2 I0 के बराबर है। सेकेंड ऑप्शन में बोल रहा है I3 प्लस I4 I0 के बराबर है। थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है वो I1 प्लस I3, और फोर्थ ऑप्शन में बोल रहा है I2 प्लस I4, I2 प्लस I4 I0 के बराबर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो, सबसे पहले तो हम फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, बताओ 1 और 2 परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो 1 और 2 अगर परपेंडिकुलर होंगे तो इसको मान लिया x एक्सिस, इसको मान लिया y एक्सिस, तो I1 प्लस I2 IZ के बराबर है, तो ये सही है। अगले स्टेप में 3 और 4 को देखो, अब ध्यान है ना, ये स्क्वायर है और स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके डायगोनल भी परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये x ये y। तो अगले स्टेप में हम फिर से क्या बोलेंगे, Ixx प्लस Iyy
आई नॉट के बराबर है। और ध्यान ना, इस एक्सिस के अबाउट देखो, इस एक्सिस के अबाउट देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा ml²/12 होता है, ये ध्यान रखना है। जब भी कोई स्क्वायर शीट होगी तो उसके डायगोनल के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 होगा। कि सिमेट्री से क्या बोलोगे? सिमेट्री से हम यही बोलेंगे, नहीं बोलेंगे कि जैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया x के अबाउट होगा वैसा ही y के अबाउट होगा। तो यहां पे तुम ऐसा बोल सकते नहीं बोल सकते हो कि पहला तुमने रिजल्ट लिखा I1 + I2 I0 के बराबर है, I3 + I4 भी I0 के बराबर है, तो सही था। फिर तुमने क्या बोला? फिर तुमने बोला वहां पे कि सिमेट्री से जैसा I3 है वैसा ही I4 है। यहां पे तुमने सिमेट्री से क्या बोला कि जैसा I1 है वैसा ही I2 है। सबकी वैल्यू ml²/12 है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि I1 = I2 = I3 = I4 है। तो सबकी वैल्यू सेम है कि नहीं सेम है? और सबकी वैल्यू ml²/12 है। तो सबको अगर हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा ml²/6। ये दोनों रिजल्ट तो थ्योरम से आ रहे हैं, ये दोनों रिजल्ट थ्योरम से आ रहे हैं कि IZZ किसके बराबर है? IZZ है IXX + IYY के। तो ये दोनों रिजल्ट थ्योरम से आ रहे हैं। और बाद में हमने क्या प्रूफ कर दिया कि जो 1 के अबाउट है वही 2 वही 3 और वही 4 के अबाउट है। तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, किसी को भी ऐड करोगे तो वो हमेशा ml²/6 देगा। तो यहां पे चारों ऑप्शन करेक्ट है। ध्यान है, ये IIT का बहुत पुराना क्वेश्चन है, मोर देन 1 चॉइस में था। उसमें केवल यही पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज और आर करेक्ट। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहां पे तुम्हारे क्या हैं? सभी हैं। क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल के अबाउट, यानी 1 के अबाउट, 2 के अबाउट, 3 के अबाउट, 4 के अबाउट, सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, उसकी वैल्यू ml²/12 है। तो जब भी हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट निकल के आएगा ml²/6। देखो इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया वहां पे? तो अभी का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस करी 2 थ्योरम, और हमने वहां पे बात करी कि अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को यूज करोगे तो कैलकुलेशन वहां पे क्या होगा? इजी हो जाएगा, है कि नहीं? अब जो अगला लेक्चर आएगा तो अगले लेक्चर में अगेन हम इस थ्योरम की एप्लीकेशन देखेंगे। तो फिर से हम कुछ केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे जहां पे इनकी एप्लीकेशन देखेंगे। फिर साथ में हम बात करेंगे वहां पे कि अगर कोई भी डिस्क है, कोई भी रिंग है, या कोई भी डिस्क है या फिर कोई भी स्क्वायर प्लेट है, उसमें कैविटी बना दी, अगर कैविटी बना दी जाए तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। और कैविटी वाला क्वेश्चन आईआईटी में एटलीस्ट 2 या 3 बार आ चुका है। तो जो अगला लेक्चर आएगा उसमें एकदम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जहां पे इन थ्योरम को अप्लाई करना सीखेंगे। फिर हम बात करेंगे कैविटी वाले क्वेश्चन की। फिर हम बात करेंगे कुछ पोर्शन है उसको कट कर दिया गया है, बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। और लास्ट में हम बात करेंगे वहां पे रेडियस ऑफ गायरेशन की। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लास्ट लेक्चर होगा वहां पे। क्लियर? तो अब इसको नोट डाउन करो और अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करना वहां पे स्टार्ट करो। ठीक है, तो नोट डाउन करो इतना वहां पे।